बीमारियों से अगर आप है परेशान, क्या करें क्या ना करें अगर इस सोच ने कर दिया है आपको हैरान, नहीं मिल रहा अगर आपको कोई आराम, क्या मन में है ऐसे कई सवाल जो पूछना चाहते हैं आप डॉक्टर से, तो हो जाइए तैयार। डायबिटीज, ओबेसिटी, हार्ट प्रॉब्लम्स और कैंसर जैसी जटिल बीमारियों पर आपका अपना शो माय डॉक्टर, सिर्फ वीकेबी न्यूज पर। Hello everyone, a very warm welcome to our special series called My Doctor. माई डॉक्टर की इस स्पेशल कैंसर सीरीज को इतना सारा प्यार देने के लिए ढेर सारा शुक्रिया। कैंसर सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और आज हमारे साथ हैं नागपुर के सीनियर मोस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट, मानधनिया कैंसर हॉस्पिटल, रामदास पेट के डीन डॉक्टर सुशील मानधनिया। डॉक्टर सुशील, आपका फिर एक बार स्वागत है। हमारी सीरीज जो है डॉक्टर मानधनिया के साथ कैंसर की चल रही है और उसके लिए दर्शक जो है बहुत पसंद कर रहे हैं, उनका ढेर सारा शुक्रिया। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं डूज एंड डोंट्स ऑफ कैंसर। सबसे पहले ये जो कैंसर शब्द है, जैसे कि हम इतनी बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन डूज एंड डोंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट फोकस करना, इसके बारे में क्या कहेंगे? नमस्कार। सबसे पहले जब कैंसर शब्द जब सुना जाता है तो पेशेंट को ऐसे बहुत सारे मिथ्स और डर आ जाते हैं। तो मेरा ये बोलना रहेगा कि पहली चीज़ है कि ये शब्द से डरे नहीं, बीमारी से नहीं डरे। और सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा कि अगर ये बीमारी है तो इसका इलाज भी है। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं कि बीमारी है, इम्पोर्टेंट ये है कि इसका इलाज है और सही समय, सही जगह और सही ट्रीटमेंट होती है तो ये क्यूरेबल है। ये चीज़ को हमको ध्यान में रखना है। दिस इज़ डूज एंड व्हाट आर डोंट्स। डोंट्स का मतलब ये होता है कि भाई ऐसी क्या चीज़ें जो कैंसर के डायग्नोसिस के दौरान हमने अवॉइड करनी है। तो सबसे मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो नियरली अब मैं 20 साल से इस फील्ड में हूँ, मैंने देखा है कि जब डायग्नोसिस के बारे में बताया जाता है पेशेंट को, तो कई बार पेशेंट को एक धक्का लगता है, वो डिनायल में चले जाते हैं और ये मुझे हो ही नहीं सकता, इसके कारण वो दूसरी कोई चीज़, दूसरा कोई ट्रीटमेंट और ऐसे जड़ी बूटियाँ और ये इस चक्कर में काफ़ी समय लेट हो जाते हैं। और जो बीमारी जो अर्ली स्टेज की होती है वो कई बार बहुत एडवांस स्टेज में फिर हमारे पास आती है। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि अगर ऐसा कुछ भी जानकारी लगती है या ऐसा कोई भी संभावना आपके डॉक्टर बताते हैं तो तुरंत उसका निदान हो जाना चाहिए, दैट इज़ डायग्नोसिस। और वो डायग्नोसिस के लिए जो भी वो डॉक्टर आपको सलाह देते हैं उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कैसा ना कि इसका एक ब्रह्म वाक्य है कि अर्ली डायग्नोसिस इज क्यूर। तो आप जितना जल्दी इसको डायग्नोस करके ट्रीटमेंट शुरू करते हैं उतने चांसेस क्यूर के। एग्जाम्पल मैं दूंगा, एक साधारण एग्जाम्पल देता हूँ। ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 1 में, यही कैंसर स्टेज 1 में नियरली 90-95% क्यूर है और यही कैंसर स्टेज 4 में नियरली 10% क्यूर है। बीमारी ब्रेस्ट कैंसर है पर स्टेज डिफर हो जाते हैं। अब ये स्टेज क्यों चेंज होते ना इतना, कई बार तो अनफॉर्चुनेटली कि कई बार पेशेंट को पता नहीं होता, पर कई बार पेशेंट को पता होता है कि गांठ है, गांठ बढ़ रही है, पर कई बार वो डिनायल फेज में, तो मुझे तो कोई तकलीफ नहीं थी, इसमें तो कोई दर्द ही नहीं था और मुझे तो कैंसर हो ही नहीं सकता, ये तो दूध की गांठ है। ये चक्कर में कई बार लेट हो जाते हैं और बीमारी सिम्टम्स के साथ आती है, जैसे छाती में ब्लीडिंग हो रही, छाती में पानी भर गया, हड्डियों में दर्द हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? इसका मतलब ऑलरेडी स्टेज 4 हो चुकी है। तो ये डूज के जो डोंट्स है कि भाई क्या चीज़ नहीं करनी है, तो मेरी सलाह रहेगी कि डिले नहीं करना है इसमें। डॉक्टर, ओवर द काउंटर टेबल इतनी सारी मेडिसिन आजकल लोग लेते हैं, इतनी अवेयरनेस बढ़ गई, फिर भी ये जो नादानी है लोग करते हैं। आप इतने सालों से सेवा दे रहे हैं, यू आर द फर्स्ट क्वालिफाइड ऑन्कोलॉजिस्ट, तो ऐसे में जब पेशेंट्स आपके पास आते हैं तो क्या गलती कर देते हैं जिनके बारे में बात करना बेहद जरूरी है? मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। मेरे पास 6 दिन पहले एक डॉक्टर आए थे जो कि उस्मानाबाद से। अच्छा। हाँ, तो वो शी हरसेल्फ इज डॉक्टर, ब्लीडिंग हो रहा है 1 साल से। फिर इसके बाद में उनका हिस्टेक्टोमी हुआ, मुझे यूट्रस निकाला। अब आश्चर्य होगा कि उसका हिस्टोपैथोलॉजी तक नहीं किया। ओहो। हाँ, और ये दिस वाज इन दिसंबर 2022। और अब जो पेशेंट आई मेरे पास में तो कॉफ लेके आई, बहुत खांसी थी उसको, और सीटी स्कैन, पेट स्कैन करने में पता चला कि ऑलरेडी स्टेज 4 है और बीमारी लंग्स में फैल चुकी है। तो ये चीज़ें अवॉइड होना बहुत ज़रूरी है कि भाई आप जो अगर कोई सर्जरी होती है कोई भी प्रकार से तो उसका जांच के लिए भेजना मस्ट है, क्योंकि आपको नहीं पता इसमें बीमारी क्या निकल सकती है। हो सकता है कि आपने फाइब्रॉइड के लिए ऑपरेशन किया हो पर उसमें सार्कोमा निकल सकता है। तो ये जानकारी डॉक्टर के लिए भी जरूरी है कि ये पेशेंट कई बार ना समझे, पर डॉक्टर को भी इसको समझना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ अगर बायोप्सी भी है, सर्जरी भी है, उसको हिस्टोपैथ करना बहुत ज़रूरी है ताकि भाई हम डायग्नोसिस मिस ना करें। और रही बात ओवर द काउंटर ड्रग्स की, तो मेरी सलाह है कि जैसे हेडेक है, वॉमिटिंग है, ये पेट में दर्द है, गैस है,
इसके लिए आप अपनी दवा शुरुआती फेज में 2-4 दिन के लिए ले सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई पेट में दर्द है, कंट्रोल ही नहीं हो रहा, पेट में भारी हो रहा है, पेट की सूजन बढ़ रही है, ऐसे वक्त में मेरी सलाह रहेगी कि आप एक्सपर्ट से जरूर मिले, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। खांसी है, लगातार खांसी चल रही है, खांसी के दवा ले ली, सिरप ले लिया, कोडिन के बहुत सारे लोग ले लेते हैं अपने ओवर द काउंटर, उसके बावजूद भी अगर ये कम नहीं होती तो इसका मतलब है समथिंग इज रॉन्ग। हो सकता है कि भाई ये कोई प्रकार का सीओपीडी हो, या कोई प्रकार का लंग इन्फेक्शन हो, या निमोनिया हो, और खराब अगर नसीब है आपके तो ट्यूबरकुलोसिस या कैंसर भी निकल सकता है। तो 3-4 दिन 8 दिन के अगर अंदर में आपकी समस्या का निदान नहीं होता है, या फिर आपकी समस्या में राहत नहीं मिलती है, तो एक्सपर्ट से मिलना बहुत जरूरी रहेगा इसमें। व्हेन इट कम्स टू ट्रीटमेंट के दौरान भी ऐसी कई डूज एंड डोंट्स डॉक्टर के द्वारा बताए जाते हैं, और ये मानने आप लोगों को बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब डॉक्टर एक स्पेशलिस्ट आपको कोई हिदायत दे रहा है तो वो ट्रीटमेंट को ध्यान में रख कर ही दे रहा है। तो इस दौरान बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बताना बेहद ज़रूरी, तो आप क्या कहेंगे? कैसा होता है ना कि जब कैंसर का डायग्नोसिस होता है तो ये डायग्नोसिस के साथ में बहुत सारे डॉक्टर्स भी पैदा हो जाते हैं, जो कि फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स होते हैं। दे गिव यू ऑल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी एडवाइसेस, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, ये पपीते का जूस, जवारे का जूस, ये जड़ी बूटी, ये इधर चीज़, ये पपीते की छाल, ये इस कारण से मुझे देखा कि पेशेंट के दिमाग में काफ़ी भ्रम हो जाते हैं, और वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है कि किसकी सलाह माने, डॉक्टर की माने कि नहीं माने, या अपने रिलेटिव की माने। ये ऑफेंडिंग तो फील नहीं करेंगे, ये मेरे तो बुआ है, ये मेरे काका है, ये मेरे ससुर है, इनको कैसा लगेगा? ये बीमारी आपकी है, आपको ही झेलनी है, आपको ही तकलीफ है। तो मेरी सलाह रहेगी कि आपके जो एक्सपर्ट डॉक्टर अगर जो आपको सलाह देते हैं उसको बहुत ईमानदारी से फॉलो करिए। इंस्ट्रक्शन शुड बी फॉलोड वेरी स्ट्रिक्टली। जैसे आप पूजा करते हैं तो पहले हाथ धोते हैं, नहाते हैं, उसके बाद ही पूजा करते हैं, तो दिस आर ऑल रिचुअल्स। तो इसका रिचुअल ये रहेगा कि भाई आपकी जो भी आपके भरोसे के डॉक्टर है, वो एक बार आपको उनको लगता है कि भाई इनसे ट्रीटमेंट लेना, तो उनकी हर चीज़ का इंस्ट्रक्शन का फॉलो करिए। आपका पर्सनल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि कैंसर के दौरान आपकी इम्यूनिटी में डेफिनेटली कम हो जाती है, तो आपके हाइजीन, खाना पीना, रहन सहन, ये सब चीज़ें में बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हमको ट्रीटमेंट के साथ साथ में रोकथाम भी जरूरी है। रोकथाम इज इन्फेक्शंस। तो कैंसर के जब ट्रीटमेंट के दौरान में इन्फेक्शन की रिस्क भी बहुत ज़्यादा होती है, कि कई बार पेशेंट को प्रश्न होते हैं कि खाना पीने में क्या करें, उसके कारण भी बहुत कन्फ्यूजन होते हैं। तो जनरली हमारी सलाह रहती है कि भाई स्वच्छ, फ्रेश, घर का बना हुआ रहे, मसाला तीखापन जमे जब तक उसका अवॉइड करना है आपको, और जो फूड की जो मात्रा होती है टुकड़े टुकड़े में थोड़ा थोड़ा ले, और स्पाइसी चीज़ों को अवॉइड करें, और वाटर इंटेक शुड बी गुड। जनरली 3 से 4 लीटर हाइड्रेशन होना चाहिए। बहुत बड़ी गलती होती है जो हमने हर पेशेंट में देखने में आती है, ज़्यादातर पेशेंट में एक्चुअली उसका हाइड्रेशन बहुत पुअर होता है। मुझे दिन में कितना पानी पिया सर? 4 गिलास पानी पिया। 4 गिलास का मतलब है हार्डली 1 लीटर। आप देखो कि ये दवाइयाँ जो शरीर में जाती है, लीवर में जनरली डाइजेस्ट होकर किडनी से एक्सक्रीट होती है, तो अब आपका हाइड्रेशन कम रहेगा तो यूरिन आउटपुट नहीं होगा, यूरिन नहीं होगा तो दवाइयाँ शरीर में रह के इसके साइड इफेक्ट बढ़ सकते हैं। तो हाइड्रेशन बहुत अच्छा रहना चाहिए, ताकि दवाई का मेटाबॉलिज्म भी अच्छा हो, और एक्सक्रीशन भी अच्छा हो, और आपके शरीर की जो क्षमता रहती है वो डिहाइड्रेशन में ना रहे तो बेहतर रहता है इसमें। तो दिस आर ऑल स्मॉल चीज़ें हैं जो कि आपको पेशेंट को ध्यान रखनी चाहिए ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। अब ये ड्यूरिंग ट्रीटमेंट का मतलब है पूरा सर्जरी, रेडिएशन, कीमो के दौरान भी होगी, but there are certain instruction which are to follow during chemo, there are certain instruction which are followed during surgery, जो कि स्पेसिफिक उसी के लिए होती है। राइट। व्हेन इट कम्स टू बायोप्सी, एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बायोप्सी ट्रीटमेंट के दौरान। तो बायोप्सी को लेकर भी ऐसी कई चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी ज़रूरी है, और जो ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पेशेंट्स कई बार ऐसी मिस्टेक कर जाते हैं। देखिए कैसा होता है कि काफ़ी मिथ्स है लोगों में कि मैं उनके भाषा में बात करता हूँ कि कैंसर को छेड़ने से या कैंसर को औजार लगाने से कैंसर फैलता है। ये एग्जैक्ट ये शब्दों में उनके दिमाग में बाल होती है, और ये गलत भी नहीं है, क्योंकि वो उसको एक डॉक्टर बोलता है बायोप्सी करो, उसको 1000 लोग बाहर बोलते हैं कि बायोप्सी नहीं करनी चाहिए, इससे कैंसर फैल जाता है। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई ये जो भी चीज़ हम बोल रहे हैं बायोप्सी का, ये एविडेंस बेस्ड है, मुझे इसके पीछे एविडेंस है, और हमने बार बार ये देखा गया है कि भाई इससे फैलता है। ऐसी कोई भी चीज़ होती है तो हम जनरली उसको छेड़ते नहीं हैं। जैसे कुछ कुछ किडनी के कैंसर्स होते हैं जिसमें कि बायोप्सी हम अलाउ नहीं करते। क्यों नहीं करते? ताकि पे स्पिलेज ना हो। सिंगल ओवरी का ट्यूमर है तो उसमें हम बायोप्सी अलाउ नहीं करते, क्योंकि उसमें स्पिलेज हो सकता है। तो हमको पता है कि किस चीज़ में हमको बायोप्सी का एडवाइस करनी है, एटलीस्ट एक्सपर्ट को पता होता है, और किस चीज़ में उसको बायोप्सी नहीं करनी वो भी हमको पता होता है। पर अगर आपके डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि बायोप्सी करनी है तो आप बिल्कुल करिए, उससे आपको नुकसान बिल्कुल नहीं होगा।
पर कई बार मैंने क्या देखा है कि बायोप्सी पेशेंट करता है, बायोप्सी का डायग्नोसिस होता है, उसके बाद तो वो आता ही नहीं है वो, और कुछ तो भी अल्टरनेट मेडिकेशंस और आयुर्वेदिक दवा, होम्योपैथिक दवा ये चलती रहती है 6-8 महीने तक। उसको फिर बीमारी स्टेज 4 हो जाती है, फिर वो पेशेंट आता है और फिर उसके 3-4 महीने में ट्रीटमेंट में वो खत्म हो जाता है। तो वो ब्लेम क्या करता है, सर वो बायोप्सी हुई थी उसके बाद हमारा पेशेंट खत्म हो गया। तो ये भी चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि इसकी क्रोनोलॉजी क्या है, बायोप्सी कब हुई थी, ट्रीटमेंट कब शुरू हुई, इसके बीच में पेशेंट ने क्या किया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो बायोप्सी से बिल्कुल बीमारी फैलती नहीं है, ये बिल्कुल ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि बायोप्सी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके गले में गांठ है, अब ये गले की गांठ टीबी भी हो सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है, सार्कोइडोसिस भी हो सकता है, लिम्फोमा भी हो सकता है, और ल्यूकेमिया भी रह सकता है, और ये किसी प्रकार का कैंसर भी हो सकता है। ये डिफरेंट चीज़ें बता रहा हूँ, बहुत सारी कन्फ्यूजिंग हो सकती है आप लोगों के लिए। तो अब ये एक गांठ को इतने सारे जब डायग्नोसिस है तो आप इसको ट्रीटमेंट कैसे दोगे? अगर आप अंधा से टीबी देते हो और कैंसर निकल जाता है तो, अगर ये अंधा से आप उसको ल्यूकेमिया का ट्रीटमेंट देते हो और लिम्फोमा निकल जाता है तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे ट्रीटमेंट के दो बहुत इंपॉर्टेंट आधार स्तंभ है, अगर मेरी 2 चक्के की साइकिल है तो उसका पहला नंबर का साइकिल का चक्का है वो है डायग्नोसिस, करेक्ट डायग्नोसिस, और सेकंड चक्का है उसका है करेक्ट स्टेजिंग। ये 2 चीज़ें करेक्ट है तो आपका ट्रीटमेंट सही होगा। अगर एक डायग्नोसिस गलत हो गया, ट्रीटमेंट गलत हो गया, आपका स्टेजिंग भी गलत होगी तो आपका ट्रीटमेंट गलत हो जाएगा। अगर स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर है, लंग में, लीवर में, बोन में मेट्स है, और आप इसकी सर्जरी कर लेते हो तो ये ठीक नहीं है। तो दैट मीन्स दोनों दे वर्क हैंड इन हैंड, दोनों का साथ साथ में कॉम्बिनेशन रहता है, और अगर ये दोनों सही रहेंगे तो आपका ट्रीटमेंट सही डायरेक्शन में जाएगा। बाकी आपका रिजल्ट क्या आते हैं दैट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द डॉक्टर, ये आपके पे रहेगा। पर एटलीस्ट हमारी साइड से ये गलती ना हो कि हमसे डायग्नोसिस गलत हो गया या तो स्टेजिंग गलत हो गया, इस कारणवश हमारा ट्रीटमेंट की दिशा गलत हो गई, ये नहीं होना चाहिए। करेक्ट। कहीं ना कहीं जब ट्रीटमेंट होता है तो सबसे ज़्यादा कैंसर पेशेंट उनके परिवार को ज़रूरत होती है मोटिवेशन की। आपको मोटिवेटेड रहना बहुत बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आजकल ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इम्पॉसिबल नहीं है। द वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल, इट्स अ क्लीशे, बट कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर, पोस्ट ट्रीटमेंट की जब बात आती है तो पोस्ट ट्रीटमेंट तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है, एक डॉक्टर की भी और एक पेशेंट की भी। तो उस समय किस चीज़ों का ध्यान रखें? देखिए कैसा होता है कि जब ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाता है तो इसमें कुछ डूस एंड डोंट्स है ना। एक्चुअली कैसा होता है कि आपको ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे सर्जरी होगी, कीमोथेरेपी हो गया, तो आपके पहले 2 साल बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं, क्योंकि इस दौरान में बीमारी के रिकरेंस या दवा के या सर्जरी के साइड इफेक्ट ज़्यादा देखने मिलते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड इमीडिएट साइड इफेक्ट्स या इमीडिएट रिलैप्सेस जो देखने हैं अपने को। तो इसलिए हम पहले इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई कब आना है, कितने कितने दिनों में आना है, उस दौरान क्या जांचें कर रही हैं। कई बार क्या होता है कि पेट स्कैन का जांच की जरूरत ही नहीं होती है, पर लोग बार बार फोर्स करते हैं, सर हर 3 महीने में पेट स्कैन कर लो। देखिए देयर आर गाइडलाइंस बहुत स्ट्रिक्ट है कि कौन सी चीज़ में कब और क्या जाँच करनी है। अगर हो सके जब तक हम कोशिश करते कि उसी चीज़ को स्टिक रहे, सो दैट कि वी आर नॉट इन ए कमर्शियल माइंडसेट। नहीं तो हर 3 महीने में पेट स्कैन कर रहे हो तो उसके भी साइड इफेक्ट्स है, उसमें भी फॉल्स पॉजिटिव अपटेक आने की संभावना रहती है, जो कि वी एंड अप गेटिंग बायोप्सी, उसके लिए बार बार बायोप्सी होती रहती है जिसकी ज़रूरत नहीं थी। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, करेक्ट फॉलोअप रखिए, इंस्ट्रक्शन रखिए, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करिए, एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है कि पेशेंट बिल्कुल कुछ करते ही नहीं सर्जरी के बाद में या ट्रीटमेंट के बाद में, तो मेरे को ये बोलना, फिर बार बार आके ये बोलते हैं हमको कि सर हमें तो बहुत वीकनेस होता है, थोड़ा सा चला तो दम भर जाता है, थोड़ा सा चलने के हमारा धाप लगते थे। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थे ट्रीटमेंट के दौरान भी और ट्रीटमेंट के बाद भी। तो हम इनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप हाई प्रोटीन डाइट रखिए, कार्बोहाइड्रेट्स को कम रखिए, फैट्स का इंटेक कंट्रोल में रखिए, वेट को कंट्रोल में रखिए, सुबह और शाम को 30 से 45 मिनट तक का वॉक करिए, और हो सके तो हल्के से जो योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये भी जरूरी है। देखिए एक होता है आपका क्योर, एक होता है हीलिंग, ये दोनों अलग है। क्योर सर्जरी कीमो कर देंगे, पर हीलिंग कौन करेगा? हीलिंग करेगा आपका मानसिक जो हीलिंग है वो करेगा योगा, मेडिटेशन, गुड माहौल, घर का माहौल जो रहता है, फ्रेंड सर्कल, और आपके पर्सनल पॉजिटिव एक्सरसाइजेस, ये आपको सभी चीज़ जब सब एक साथ आती है तब आपका क्योर और हीलिंग दोनों होएगा। वेरी ट्रू। थैंक यू सो मच डॉक्टर मानधनिया, ये सारी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों को ज़रूर काम आएगी। बस मैं इतना कहूँगी कि अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और अगर ऐसी कोई भी सिम्टम्स या फिर कुछ भी आपको ऐसा लगता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ हमें एक स्पेशलिस्ट को अप्रोच करना चाहिए, तो ज़रूर कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि अप्रोच के बाद आपको वो बीमारी डायग्नोस हो। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप एक डॉक्टर को अप्रोच ज़रूर करें।
बहुत ज़रूरी है अपना और अपनों का ख्याल रखना। आज के इस सीरीज़ में बस इतना ही। अगर आगे की कोई अगर आपको एडवाइस चाहिए तो एक्सपर्टीज़ एडवाइस आप ले सकते हैं डॉक्टर सुशील मानधनिया से। इनका हॉस्पिटल है मानधनिया कैंसर हॉस्पिटल, रामदास पेट। सो नीचे डिटेल्स हम दे देते हैं, आप डिटेल्स में आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आगे की एडवाइस ले सकते हैं। मिलेंगे कैंसर सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे कुछ और सब्जेक्ट को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। बीमारियों से अगर आप है परेशान, क्या करें क्या ना करें अगर इस सोच ने कर दिया है आपको हैरान, नहीं मिल रहा अगर आपको कोई आराम, क्या मन में है ऐसे कई सवाल जो पूछना चाहते हैं आप डॉक्टर से, तो हो जाइए तैयार। डायबिटीज, ओबेसिटी, हार्ट प्रॉब्लम्स और कैंसर जैसी जटिल बीमारियों पर आपका अपना शो माय डॉक्टर, सिर्फ वीकेबी न्यूज पर।